We have got so many important mediators in our body. These chemical mediators are really important for our daily life. Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental and basic Ayurvedic sciences. And our today's topic is one of such important mediators, that is histamine. Before proceeding, I would like to thank you all for your support एंड इस टॉपिक के रेडी टू रीड नोट्स हमारे इंस्टाग्राम पेज पे अवेलेबल हैं जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम पढ़ेंगे हिस्टामिन के बारे में। हिस्टामिन एज यू नो इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जैसे एसिटाइलकोलिन होता है, सेरोटोनिन होता है, इंटरल्यूकिन होता है, वैसे हिस्टामिन भी एक केमिकल प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। हिस्टामिन का मतलब है हिस्टामिन दो वर्ड्स में डिवाइड हो सकता है। हिस्ट मतलब टिश्यू, हमें पता है कि जैसे टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, तो वैसे ही टिश्यू में प्रोड्यूस होने वाले अमीन को बोलते हैं हिस्टामिन। अमीन इसलिए बिकॉज ये इसकी केमिकल नेचर है, ये अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। एनिमल्स में ये कई सारे टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, जैसे स्किन में हिस्टियोसाइट्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है। लंग्स में डस्ट सेल्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है। लिवर में कफर सेल्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है। और प्लांट्स में ये स्टिंगिंग नेटल जैसे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। हिस्टामिन का सिंथेसिस जो है वो अमीनो एसिड से होता है और ये मास्ट सेल्स में प्रोड्यूस होती है। मास्ट सेल जस्ट लाइक मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मास्ट सेल्स भी कुछ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, फैगोसिटिक सेल्स होते हैं। तो हिस्टामिन उनके ग्रैन्यूल्स में प्रेजेंट होता है। जैसे ये पिंक कलर के जो ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं आपको, ये मैंने मास्ट सेल का डायग्राम बनाया है और इसमें जो ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं उन ग्रैन्यूल्स में हिस्टामिन सिंथेसाइज होता है। और कई बारी मास्ट सेल के अलावा भी कई जगहों पे सिंथेसाइज होता है, जैसे ब्रेन हो गया हमारा, एपिडर्मिस हो गई हमारी स्किन की, या गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो ये जो हिस्टामिन होता है जो मास्ट सेल में नहीं होता, इसे बोलते हैं हम नॉन मास्ट सेल म्यूकोसा सिंथेसाइज्ड हिस्टामिन। हिस्टामिन सिंथेसिस का प्रोसीजर जो होता है वो ये अमीनो एसिड से बनता है और इस अमीनो एसिड का नाम है हिस्टेडिन। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड होती है। हमने देखा था अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, वैसे ही अमीनो एसिड हिस्टेडीन एक अमीनो एसिड है, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड है और इसी की वजह से जो हमारा हिस्टामिन बनता है वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। इस अमीनो एसिड पे डी कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम एक्ट करता है जो कि इसे पॉलीमराइज करके हिस्टामिन बनाता है। एंड दिस हिस्टामिन इज केमिस्ट्री के टर्म्स में इस हिस्टामिन को बीटा इमिडाजोलिल इथाइलामीन कहते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। इफ वी सी कि हमने प्रोडक्शन देख लिया हिस्टामिन का, अगर हिस्टामिन के डिस्ट्रक्शन की बात करें तो डिस्ट्रक्शन अक्सर चीज़ों का हमारी बॉडी में या तो ऑक्सीडेशन से होता है या मिथाइलेशन से होता है। तो हिस्टामिन के डिस्ट्रक्शन के लिए जो ऑक्सीडेशन में एंजाइम काम आता है वो होता है डी अमीन ऑक्सीडेज, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन के बाद इमिडाजोल एसिटिक एसिड बन जाता है। और हिस्टामिन का जो डिस्ट्रक्शन मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप का ऐड होना। तो हिस्टामिन का जब मिथाइलेशन होता है तो उसमें एंजाइम का होता है एन मिथाइल ट्रांसफेरेज और ये इसको कन्वर्ट कर देता है एन मिथाइल हिस्टामिन में। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप फार्मेकोलॉजी का एग्जाम दे रहे हैं और अगर उसमें फार्मेकोकाइनेटिक्स आ रही है हिस्टामिन की, तो उसमें आप मेटाबॉलिज्म में लिख सकते हैं ये पॉइंट विच वुड मेक यू टू स्कोर एक्स्ट्रा। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि यूजुअली बुक में नहीं होते, और अगर आप ये थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे तो मे बी यू कुड स्कोर मोर। आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टामिन हम देखते हैं कि हिस्टामिन स्टोर कहाँ होता है। जैसे आप हिस्टामिन की जब फार्मेकोकाइनेटिक्स लिखेंगे फार्मा के एग्जामिनेशन में, तो आपने प्रोडक्शन लिख दिया, फिर डिस्ट्रक्शन लिख दिया, और फिर हिस्टामिन स्टोर कहाँ होता है ये भी लिखना पड़ेगा आपको। तो हिस्टामिन यूजुअली मास्ट सेल्स में स्टोर होता है, जैसा कि मैंने बताया मास्ट सेल के ग्रैन्यूल्स में। एंड एज आई टोल्ड यू कि हिस्टामिन खुद जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज जो चीज़ें होगी वो नेगेटिवली चार्ज चीज़ों के साथ बाइंड होके रहेंगी। तो ये हिस्टामिन ग्रैन्यूल्स में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ बाइंड होके रहता है या फिर हेपेरिन
करके एक केमिकल और होता है हमारी बॉडी में, एंटाइकोआगुलेंट होता है, तो वो हिस्टामिन हेपेरिन के साथ भी मास्ट सेल्स में बाइंड होके रहता है. Why so? Because histamine is positively charged and negatively charged proteins and heparin are negatively charged. मास्ट सेल का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी में जो है बहुत वाइड है, काफ़ी जगह मिलते हैं मास्ट सेल, टिश्यूज में स्पेसिफिकली. तो स्किन में इनका नाम होता है हिस्टियोसाइट्स. ये नाम आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं या पैथोलॉजी भी पढ़ते हैं तो इन सब का नाम आता है, उस समय आपको पता नहीं होता कि हिस्टियोसाइट्स क्या होता है. सो दीज आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ मास्ट सेल्स ओनली. गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पेयर्स पैचेस में होते हैं ये मास्ट सेल. लंग्स में डस्ट सेल के नाम से प्रेजेंट होते हैं. लिवर में कफर सेल के नाम से प्रेजेंट होते हैं और प्लासेंटा में भी मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये देखा हमने स्टोरेज ऑफ हिस्टामिन. हिस्टामिन की स्टोरेज देखने के बाद हमें ये देख लेना चाहिए कि हिस्टामिन मास्ट सेल से रिलीज कैसे होता है. तो जैसे कि हमने देखा कि हिस्टामिन खुद क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और हिस्टामिन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के साथ बाइंड होके रहता है. तो मास्ट सेल क्या करता है, इन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स और हिस्टामिन को रिलीज कर देता है एक साथ. फिर जब ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में रिलीज हो जाते हैं तो उसके बाद हिस्टामिन को नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से छुड़वाने के लिए सोडियम हिस्टामिन की जगह ले लेता है और हिस्टामिन फ्री हो जाता है. सो इन दिस वे एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज जो बॉन्ड है हिस्टामिन और प्रोटीन्स के बीच में उसको छुड़वाने के लिए सोडियम एक्ट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से. एंड इन दिस वे हिस्टामिन इज एक्सचेंज विद सोडियम और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, मतलब सेल के बाहर का जो भी फ्लूइड है उसमें रिलीज हो जाता है हिस्टामिन. अब हम हिस्टामिन रिलीजर्स देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी इनिशिएशंस होते हैं, ऐसे कौन कौन से स्टिमुलस होते हैं जो कि हिस्टामिन को रिलीज करा सकते हैं. तो सबसे पहला है टिश्यू डैमेज. जब हमने इन्फ्लामेशन पढ़ा था तब हमने देखा था कि हिस्टामिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिएटर होता है इन्फ्लामेशन का. तो ऑफ कोर्स जो जो चीज़ें इन्फ्लामेशन कराती है जैसे ट्रॉमा, स्टिंग्स, वेनम या इंसेक्ट बाइट या फिर और भी कई चीज़ें जैसे स्प्लिंटर्स हो गए, अदर ड्रग्स हो गए, वो सब जो इन्फ्लामेशन इनिशिएट कराता है वो हिस्टामिन को भी रिलीज होने का सिग्नल देता है. नेक्स्ट हिस्टामिन रिलीजर इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. जैसे जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ना, IgE एंटीबॉडी को जो इंक्लूड करते हैं वो सब इन्फ्लामेशन के ही कॉजेज होते हैं और वो हिस्टामिन रिलीज कराते हैं बॉडी से. थर्ड इज पॉलीमर्स लाइक डेक्स्ट्रन. डेक्स्ट्रन ग्लूकोज जैसा ही एक पॉलीमर होता है पर हमारी बॉडी कई बार उसे जो है रिजेक्ट कर देती है एंड दिस लीड्स टू इन्फ्लामेशन एंड हेंस हिस्टामिन रिलीज. नेक्स्ट इज कुछ ड्रग्स जो कि कई लोग सेंसिटिव होते हैं जिनसे, जैसे मॉर्फिन हो गया जो कि एक ओपॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी है, ट्यूबरक्यूरारिन हो गया, वैनकोमाइसिन हो गया जो कि एक एंटीबायोटिक है, ये भी कई बार इन्फ्लामेशन इनिशिएट कर देते हैं और हिस्टामिन रिलीज कराते हैं. नेक्स्ट इज हिस्टामिन रिसेप्टर्स. ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे हिस्टामिन में. क्यों? क्योंकि हिस्टामिन पे अक्सर शॉर्ट नोट नहीं आता पर हिस्टामिन एंटागोनिस्ट पे आता है. तो जो हिस्टामिन के एंटागोनिस्ट है वो किस बेसिस पे बेस्ड है, वो रिसेप्टर ऑफ हिस्टामिन पे बेस्ड है. जो हिस्टामिन है उसके 4 तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, H1, H2, H3 एंड H4. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हिस्टामिन रिसेप्टर का उसी के बेसिस पे उसके एंटागोनिस्ट है और उसी के बेसिस पे उसके एक्शन है. जैसे आप H1 एंटागोनिस्ट देखेंगे, आप बहुत ही कॉमनली सेट्रिजिन लेते हैं, तो सेट्रिजिन एलर्जी में काम आती है, तो वो H1 एंटागोनिस्ट है, ब्लॉक करता है H1 को. क्यों? क्योंकि H1 जो है वो डिवाइडेड होता है, H1 जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडी में ऐसी जगहों पे जो कि एलर्जी को इनिशिएट करते हैं. तो इसी हिसाब से रिसेप्टर ऑफ हिस्टामिन अगर हमें ढंग से याद होगा तो हम उसके एंटागोनिस्ट भी अच्छे से याद कर सकते हैं. सो लेट्स सी ऑल द रिसेप्टर्स ऑफ हिस्टामिन. फर्स्ट इज H1 रिसेप्टर. इसका डिस्ट्रीब्यूशन है पहला स्मूथ मसल्स पे. स्मूथ मसल्स मतलब वो मसल्स जो कि हम नहीं रेगुलेट कर सकते. तो ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जैसे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, ब्रोंकियल्स की मसल का कॉन्ट्रैक्शन, गैस्ट्रिक म्यूकोसा का कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स.
ब्लड वेसल्स में जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जैसे आर्टीरियल्स, कैपिलरीज और वेन्यूल्स, उनका वेजोडाइलेशन कराता है। और वेजोडाइलेशन कराने के कारण ही इसकी इंपॉर्टेंस है इन्फ्लामेशन में। अगर आप इन्फ्लामेशन की वीडियोस देखेंगे हमारी, तो आप देखेंगे कि उसमें सबसे पहला स्टेप होता है वेजोडाइलेशन, जिसमें हिस्टामिन होता है मीडिएटर। क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल ब्लड वेसल्स पे H1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और हिस्टामिन जो है उन H1 रिसेप्टर्स के थ्रू वेजोडाइलेशन कराता है। अगर बड़ी वेसल्स के बारे में देखें जैसे आर्टरीज एंड वेन्स, तो उस केस में ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, उल्टा एक्शन होता है। नेक्स्ट इज एफरेंट नर्व एंडिंग्स। एफरेंट नर्व एंडिंग्स मतलब वो नर्व एंडिंग्स जो कि हमारी बॉडी से स्टिमुलस लेके जाती है। जैसे आप पेन चुभोते हैं तो आपको पता चलता है कि पेन हो रहा है, तो एफरेंट नर्व एंडिंग्स के कारण होता है। तो एफरेंट नर्व एंडिंग्स को ये स्टिमुलेट करती है, मोर स्पेसिफिकली पेन और इचिंग का स्टिमुलस देती है। जैसे आपने देखा होगा कई चीज़ों से जो है कई क्रीम्स लगा लेते हैं लोग जिनसे जो है इचिंग होने लग जाती है उनको, वो क्यों होती है? इट इज बिकॉज ऑफ हिस्टामिन ओनली एंड मोर स्पेसिफिकली H1 रिसेप्टर्स। नेक्स्ट एक्शन इज एड्रीनल मेड्यूला। ये एड्रेनलिन का रिलीज इंक्रीज कराती है। जैसे एड्रेनलिन इज ट्रिपल एस, स्ट्रेस, सेक्स एंड फियर, वो वाला हार्मोन है, तो उसमें भी हिस्टामिन एज अ मीडिएटर काम करता है। और ब्रेन में ये ट्रांसमीटर का रोल प्ले करता है, जस्ट लाइक एसिटाइल कोलिन, डोपामीन एक्सेट्रा। हिस्टामिन भी एक मीडिएटर है, एक ट्रांसमीटर है। नेक्स्ट रिसेप्टर ऑफ हिस्टामिन इज H2 रिसेप्टर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड वेसल में एंड अगेन ये वेजोडाइलेशन का काम करती है। अपार्ट फ्रॉम ब्लड वेसल्स इट इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड। जब आप देखेंगे, आप पेप्टिक अल्सर का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आप पेप्टिक अल्सर में एक दवाई देखेंगे H2 ब्लॉकर्स। वो H2 ब्लॉकर्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम कर देती है। क्यों? क्योंकि वो H2 रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड पे, उन्हीं को ब्लॉक करती है। सो इनडायरेक्टली जो H2 ब्लॉकर्स हैं वो गैस्ट्रिक अल्सर्स में, पेप्टिक अल्सर्स में काम ही इसलिए आते हैं क्योंकि हिस्टामिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में। नेक्स्ट इज हार्ट। तो ये हार्ट रेट को बढ़ाती है, पर जो AV कंडक्शन है, जो हार्ट में AV नोड होता है, उसके कंडक्शन को डिक्रीज करती है। सॉरी, इट इज HERT, हार्ट रेट। देन वी हैव ब्रेन। तो ये ब्रेन में ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। लास्टली H3 रिसेप्टर्स जो कि ब्रेन में सिडेशन का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि पुरानी एंटीहिस्टामिनिक लेने से, जैसे कई बार सेट्रिजिन लेने से भी नींद आ जाती है। सो इट इज बिकॉज हिस्टामिन एक्ट्स एज अ सिडेटिव। देन इलियम में इनहिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिन, इसकी इंपॉर्टेंस भी अगेन पेप्टिक अल्सर्स में काम आती है। आफ्टर द हिस्टामिन रिसेप्टर्स, लेट्स सी कि हिस्टामिन का हमारी बॉडी में यूजुअली रोल क्या होता है। दो तरीके के रोल्स होते हैं। इनफैक्ट फार्मा में भी जब शॉर्ट नोट आता है तो उसमें दो तरीके के रोल्स के नाम से आता है। एक होता है पैथोफिजियोलॉजिकल रोल, मतलब जो हिस्टामिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्या रोल है, और एक होता है फार्मेकोलॉजिकल रोल। फार्मेकोलॉजिकल रोल मतलब जो हम बाहर से एडमिनिस्टर करा रहे हैं उसका रोल क्या होता है। तो पैथोफिजियोलॉजिकल रोल 6 तरीके के होते हैं हिस्टामिन के। पहला है हेडेक। हेडेक में हिस्टामिन काम आता है। दूसरा है न्यूरोट्रांसमीटर, एज आई टोल्ड यू ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होता है और इचिंग, पेन के रिफ्लेक्स को कॉज करता है। वेकफुलनेस मतलब नींद से जगाने का काम भी हिस्टामिन का होता है। एपेटाइट को कम करने का काम, कुछ लोगों में एनोरेक्सिया हो जाता है, मतलब भूख बहुत कम लगती है, तो उसमें हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। इसीलिए कई बार एंटी हिस्टामिनिक्स जो है वो एपेटाइट को बढ़ाने के लिए भी काम में आते हैं। देन इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। अगर हिस्टामिन की कमी, हिस्टामिन ज़्यादा हो जाए ना बॉडी में, तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है। देन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में तो हमने बहुत स्टेप्स पे हिस्टामिन देखा है, वेजोडाइलेशन में, वेसल्स की इंक्रीज परमिएबिलिटी में, अडीशन में, रोलिंग में। टिश्यू रिपेयर, allergies, allergy is also a type of hypersensitivity only, and hypersensitivity में भी inflammation होता है. So yes, histamine takes part in allergies as well. Gastric secretion,
जो हमारी स्टमक में HCl होती है, उस HCl को प्रोड्यूस करने के पीछे भी हिस्टामिन काम आता है. फॉर डिटेल वीडियो यू कैन सी द एक्शन ऑफ हिस्टामिन ऑन गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड लास्टली द टिश्यू रिपेयर. तो ये तो हो गए 6 नॉर्मल फंक्शंस जो कि हिस्टामिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है, जो कि इनसाइड हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है. अब हम देखते हैं फार्मेकोलॉजिकल रोल्स, मतलब अगर हम बाहर से हिस्टामिन एडमिनिस्टर करें ह्यूमन बॉडी में तो क्या क्या होगा. तो अगर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे रहे हैं तो फ्लशिंग होगी. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, फ्लशिंग में क्या होता है कि आपकी गालों पे जो है वो ब्लांचेस बन जाते हैं, रेड रेड ब्लांचेस. आपने देखा होगा कुछ लोग जो है धूप में जाते हैं तो उनके गाल एकदम लाल हो जाते हैं. सो इट इज बिकॉज ऑफ हिस्टामिन. हीट का जनरेशन होना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट मतलब ब्लड ज्यादा पंप करेगा हार्ट, और नो फॉल इन बीपी. बीपी का फॉल नहीं होता ब्लड वेसल्स में अगर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे तो. अभी हम देखेंगे इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन, तो उसमें बीपी का फॉल होता है पर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में नहीं होता. ये डिफरेंस याद रखिएगा. देन वी हैव इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन. तो इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन में अगर छोटी डोजेस देंगे तो फॉल इन बीपी नहीं होगा, लेकिन अगर डोज ज्यादा देंगे तो बीपी जो है वो फॉल हो जाएगा. देन वी हैव इंट्राडर्मल इंजेक्शन. इंट्राडर्मल इंजेक्शन पे 3 चीजें देखी जाती है. रेड स्पॉट, जो रेड कलर के स्पॉट्स देख रहे हैं आप, व्हील, व्हील मतलब स्वेलिंग, और फ्लेयर मतलब ये आसपास का जो एरिया है जो रेडिशनेस है वो. तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है हिस्टामिन का. अगर इंट्राडर्मल इंजेक्शन देंगे तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स मिलेगा हमें. रेड स्पॉट्स, व्हील मतलब स्वेलिंग, और फ्लेयर मतलब रेडनेस ओवर स्वेलिंग. देन वी हैव कि हार्ट पे क्या फर्क पड़ेगा हिस्टामिन का फार्मेकोलॉजिकली. तो इन सीटू हार्ट पे मतलब बॉडी के अंदर हार्ट पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं होता हिस्टामिन का, लेकिन अगर हार्ट को आइसोलेट कर दें, बॉडी के बाहर निकाल दें, तो वही जो फंक्शन मैंने आपको बताया कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी पर एवी कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा. हार्ट के बाद जो स्मूथ मसल्स है मैंने बताया जैसे फिजियोलॉजिकल रोल होता है वैसे फार्मेकोलॉजिकल रोल भी होता है. जो ब्रोंकियोल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराती है. स्पेसिफिकली अस्थमा के पेशेंट को हिस्टामिन देने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि हिस्टामिन अगर अस्थमा के पेशेंट को दे दिया तो अचानक से एस्थमेटिक अटैक आ जाएगा, क्योंकि वो ब्रोंकियोल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देगी. देन जो लार्ज डोज में अगर हम हिस्टामिन दे दें तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स आने लग जाएंगे, पेट में बहुत तेज दर्द होने लग जाएगा. देन ग्लैंड्स पे तो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाता है पेराइटल सेल से. अगर आप देखें तो फार्मेकोलॉजिकल रोल्स और फिजियोलॉजिकल रोल्स जो है इंटरकनेक्टेड है काफी हद तक. बस फार्मेकोलॉजिकल रोल्स में फिजियोलॉजिकल रोल्स एक्सट्रीमिटीज में हो जाते हैं. देन इंक्रीज इन अदर सिक्रीशन, जैसे कि सलाइवेशन वगैरह थोड़ा ज्यादा हो जाएगा पर इतना मार्क्ड नहीं होता, माइल्ड इफेक्ट होता है. सेंसरी नर्व एंडिंग्स को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, इसलिए अगर हिस्टामिन का इंजेक्शन ज़्यादा दे दिया जाए तो पेन और इचिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है. देन एड्रिनल मेड्यूला से एड्रिनलिन का सिक्रीशन बढ़ा देगा, वही फिजियोलॉजिकल रोल. और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वैसे हिस्टामिन का इंजेक्शन पेनिट्रेट नहीं करता, लेकिन अगर पेनिट्रेट कर जाए इंट्रासेरिब्रोवैस्कुलरली अगर उसे दिया जाए हिस्टामिन को तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा, वही कि कार्डियक रेट बढ़ जाएगी, एवी कंडक्शन कम हो जाएगा, बिहेवियरल अराउजल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगा बॉडी में, हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर अचानक से बहुत कम हो जाएगा. देखिए अगर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देंगे हिस्टामिन का तो जो है वो हीट जनरेट होगी, लेकिन अगर सेरिब्रोवैस्कुलर इंजेक्शन देंगे तो फिर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वॉमिट सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा हिस्टामिन से. अगर आप देखेंगे एमएसएस की पूरी फिजियोलॉजी देखेंगे, वॉमिटिंग की फिजियोलॉजी या फिर एंटी एमेटिक ड्रग्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हिस्टामिन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है वॉमिटिंग में. तो अगर हिस्टामिन ज़्यादा दे दिया जाए तो वॉमिटिंग हो सकती है इंट्रासेरिब्रोवैस्कुलर. Thank you for watching. Do like, share and subscribe. Also let us know in the comment box कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं.